नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 25 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, GD क्लर्क, SSC एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। ब्रिज कोलैप्स ऑन बास्पा रिवर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में यह बास्पा नदी बहती है दोस्तों। इट इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, और सतलज रिवर के बारे में आपको पता ही होगा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सतलज रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम राकसताल लेक विच इज नियर बाई मानसरोवर लेक एंड इट इंटर्ड इन शिपकीला पास। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और यह आगे बढ़ करके यहाँ पर ब्यास और सतलज का मिलन होता है। कहाँ? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। और इधर से किन्नौर से यह आकर के सतलज में बास्पा भी मिल जाती है। तो सतलज रिवर इज अ सेकेंड लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से बहुत करोड़ों का बना पुल टूट गया है। ये तो रही खबर। यहाँ पर दो पॉइंट याद रखिएगा। बास्पा रिवर, तो यहाँ देख रहे हैं ये सतलुज रिवर आ रही है और यह बास्पा रिवर है। इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, इस पर पुल भी बनाए गए हैं, बांध भी बनाए गए हैं, जो कि टूट गया है। और इससे इसको सांगला घाटी भी कहा जाता है, बास्पा घाटी को, ये भी याद रखिएगा। और थोड़ा सा जान लीजिए भूस्खलन क्या होता है। तो इट इज ए जियोलॉजिकल फेनोमेन, यानी यह भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं। सरफेस मूवमेंट्स लाइक स्लिपिंग और फॉलिंग ऑफ स्टोन, रॉकी सॉइल फ्लो आदि कम अंडर दिस, यानी जैसे कि पत्थर का खिसकना, पथरीली मिट्टी का बहाव, खासकर यह बाढ़ वाले क्षेत्रों और लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे बादल फटने की घटनाएं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस तरह का लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं ज़्यादातर आप इन पहाड़ी क्षेत्रों में सुनेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो यह लगातार वर्षा की वजह से भी यह घटनाएं घटित होती हैं और यह मैन मेड भी होता है, क्योंकि मानव ने क्या किया है कि पहाड़ों को काट कर वहाँ पर सड़कें बना दी हैं। तो इसकी वजह से ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप के आने से भी लैंडस्लाइडिंग होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। फिलीपींस, दोस्तों ये सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। 1700 से अधिक आइसलैंड से बना यह फिलीपींस कंट्री है, विच कैपिटल इज मनीला। यहीं पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो यह जो है पहला ऐसा देश बन गया है, बिकम फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो इस तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी गई है। तो यह फिलीपींस देश है, विकासशील देशों में से एक है और यह हेल्प करेगा, जैसे बच्चों के अंधेपन, और यह विकासशील देशों में बच्चों की जान को यह बचाएगा, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात आ रही है कि द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन वर्किंग फॉर 2 डिकेड, लगभग 20 साल से इस पर यह वर्क कर रहा है। तो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस अप्रूव फॉर कमर्शियल यूज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग के लिए इसे पहली बार इस चावल के प्रकार को लिया गया है। तो फिलीपींस के किसानों को इसमें मदद मिलेगी इसमें, और इसमें साधारण चावल यानी पौधे में बीटा कैरोटीन पैदा करता है, लेकिन यह दाने में नहीं पाया, जबकि गोल्डन राइस दाने में ही बीटा कैरोटीन का उत्पादन होता है। यानी ऑर्डिनरी राइस प्रोड्यूसेस बीटा कैरोटीन इन द प्लांट बट इट इज नॉट फाउंड इन द ग्रेन, whereas golden rice will produce beta carotene in the grain itself. Now farmer will be able to grow golden rice like normal rice variety. तो इस तरह से सामान्य चावल की तरह इसे उगा सकेंगे। अब दोस्तों इसमें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह बताया जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कि हर साल बचपन में अंधेपन के 5 लाख मामले सामने आते हैं। तो इस तरह से यह राइस काफ़ी हेल्प करेगा
और इस तरह से अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अबाउट 17% ऑफ द Philippines children under the age of 5 in the Philippines are deficient in vitamin A। तो यह विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस, इट्स बोटेनिकल नेम इज ओराइजा सटाइवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यूएसए एयर स्ट्राइक अगेंस्ट अल शबाब इन सोमालिया। तो दोस्तों ये अल शबाब है क्या? यह एक चरमपंथी समूह है, आतंकवादी संगठन है। तो यूएस फोर्सेस लॉन्च ए सेकेंड एयर स्ट्राइक, यानी एक वीक में ही दूसरा हमला किया है अगेंस्ट द अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन सोमालिया। अर्लियर ट्यूसडे द अटैक वाज द फर्स्ट सिंस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन टुक ऑफिस इन जनवरी। यानी जोसेफ बाइडेन के शपथ के बाद यह पहला ऐसा एयर स्ट्राइक है अमेरिका का। तो यह इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोमालिया या इन सारे देशों में अमेरिका पूरी तरह से नजर रखता है। द अटैक वाज कैरीड आउट इन सपोर्ट ऑफ द सोमाली पार्टनर, यानी सोमाली देश के अनुमति के बाद ही यह घटना घटित हुई। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऐसे आप किसी भी देश में एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते जब तक कि उस देश की सहमति ना हो। तो द यूएस draw most of the troops from Somalia in the final days of President Donald Trump। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो सोमालिया से बहुत सारी सेनाओं को हटा लिया था, अगल बगल देशों में वह रक्षा कर रहे थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसमें जो अल शबाब है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल शबाब वाज बोर्न इन 2006, या 2006 में इसका जन्म हुआ है। तो मोगादिशु सोमालिया की कैपिटल है, ये ध्यान रखेंगे, मोगादिशु। तो यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स के कब्जे में था, जो कि शरिया अदालतों का एक संगठन था। तो 2006 में इथोपिया की सेना ने इस संगठन को हरा दिया, तभी अल शबाब का जन्म हुआ। अल शबाब यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स का ही एक कट्टरपंथी शाखा है, यानी इट इज ब्रांच ऑफ, कह सकते हैं, यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट। और अल शबाब शोल एम टू ओवरथ्रो द सोमालियन गवर्नमेंट फॉर्म इन 2017, यानी 2017 से ही सोमालिया सरकार को यह जड़ से उखाड़ देना चाहता है और यहाँ पर पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में इसको परिवर्तित करना चाहता है। तो अल शबाब फॉलोज हाउदिया अरबिया वहाबी इस्लाम विच इज द मोस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम। तो जो ये अल शबाब है सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम को मानता है, जो कि इस्लाम का सबसे कट्टर स्वरूप है। तो वह यहाँ पर वहाबी इस्लाम घोषित है। हालांकि यहाँ पर यह इस्लामिक कंट्री है, बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन वह लोग नरमपंथी हैं, वह सूफी पंथ में आस्था रखते हैं और यह कह रहा है कि वहाबी इस्लाम यहाँ पर हमें डेवलप करना है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब सोमालिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह कोस्ट या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो यह सोमालिया, ये देख रहे हैं ना हॉर्न निकला हुआ, तो यह हॉर्न इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इरिट्रिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, जो कि कोस्ट पर बसी है। यहाँ पर पायरेट्स भी पाए जाते हैं, समुद्री लुटेरे भी पाए जाते हैं। यहाँ की जो करेंसी है सोमाली शिलिंग है और यहाँ की जो लैंग्वेज भी सोमाली है और कैपिटल मोगादिशु है। अब बढ़ते हैं दोस्तों निकारागुआ। ये भी एक छोटा सा देश है, यहाँ पर निकारागुआ लेक भी है। तो निकारागुआ अरेस्टेड प्रेसिडेंशियल कंटेंडर्स बिफोर इलेक्शंस, डैनियल ओर्टेगा सीकिंग 4th टर्म, यानी यहाँ पर अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे उन सब को राष्ट्रद्रोह के मामले में उनको जेल कर दिया गया। अब ऐसे में डैनियल ओर्टेगा चौथी बार राष्ट्रपति के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में वह पूरी तरह से यहाँ पर लोकतंत्र बिखरता नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इसकी जो है इसके लिए जो है इस मतलब आलोचना की है कि यह ठीक नहीं है। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर चूंकि सरकार डैनियल ओर्टेगा की है, या फिर से यहाँ पर अपना जो 75 वर्षीय डैनियल ओर्टेगा चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश करेंगे। तो यह सब इनकी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में निकारागुआ के अधिकारियों पर वीजा सहित नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। और ये देखिए दोस्तों निकारागुआ, थोड़ा मैप में आइए देखते हैं। तो यह सेंट्रल अमेरिका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पनामा सिटी है, पनामा इस्थुमस कहा जाता है। इस्थुमस का मतलब क्या होता है? दे आर कनेक्ट टू लैंड, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पनामा स्थल संधि जोड़ता है। यानी ध्यान रखेंगे इस्थुमस एंड स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट में होता है दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड,
एंड इस्थुमस में क्या होता है, दे आर कनेक्ट टू लैंड एंड सेपरेट टू सी, ये ध्यान रखिएगा, यानी दो स्थलों को जोड़ता है उसको इस्थुमस कहते हैं, स्थल संधि, और दो सागरों को जो जोड़ती है उसको जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, यह निकारागुआ है, इसे यहीं पर निकारागुआ लेक है और यह लेक को पनामा कैनाल से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो यहीं पर कोस्टा रिका इसकी कैपिटल सेंट जॉन्स है और यहीं पर होंडुरास है, बहुत अच्छी फुटबॉल टीम है। ट्यूगा सिगल्पा इसकी कैपिटल है, बेलिज की कैपिटल बेल्मोपेन है और यह ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर कैपिटल है। याद हो जाएगा, तो इन सब देश को भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, राइनोसर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, गैंडा संरक्षण परियोजना। तो वन हॉर्न राइनोसर्स इज फाउंड ओनली इन इंडिया, इसमें भारत में ही पाए जा रहे हैं। तो राइनोज आर ऑल्सो इनहेबिटेड इन इंडोनेशिया, मलेशिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। तो जो सुमात्रन राइनो होता है वो दो सींग वाला होता है। तो ऑल राइनोज स्पीसीज एंड द ओनली टू हॉर्न एशियन राइनोसर्स हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया, यानी मलेशिया के जंगलों से यह विलुप्त हो गया है। तो देयर हॉर्न आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, सो दे आर पोज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी इसकी जो सींग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं। तो यही कारण है कि इसका अवैध शिकार होता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार घट रही है। इसी को देखते हुए 1987 में गैंडा परियोजना स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों मानस सेंचुरी काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना ही जाता है, यानी टोटल 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वन हॉर्न राइनोसर्स इन इंडिया, सोचिए, और उसमें भी 75% नंबर इन आसाम, यानी 75% जो एक सिंग वाला गैंडा है वो भारत के आसाम में ही राज्य में पाया जाता है, और जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटीज में। आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई थी, और यह योजना देश के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को मदद करती है। तो दिस कार्ड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यानी इसमें जैसे कि मृदा में कितना खाद दिया जाए, कितना फर्टिलाइजर इसकी आवश्यकता है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, इन सब की जांच यह सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए होती है। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यह स्कीम है। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज दोस्तों हमने पुस्तकों को लिया है, बेसिकली 5 पुस्तकें हैं, लेकिन बिमल जालान की यह तीनों पुस्तकों को हमने यहाँ पे कर दिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इनकी पुस्तकें अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आती हैं। तो बैंक विद ए सोल इक्विटास डॉक्टर CK गैरियाली की है। पल्लेकू पट्टाभिषेकम यह यालाम मंचिली शिवाजी की है, अभी हमारे उपराष्ट्रपति ने इसका जो है इस पुस्तक को उद्घाटन किया था। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की पुस्तक है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा सुधांशु मित्तल भाजपा के नेता हैं। और द इंडिया स्टोरी बिमल जालान, द इन इंडिया ये अभी नई रिसेंट आई है, और ये दोनों पुरानी पुस्तकें हैं, इंडिया अहेड और इंडिया देन एंड नाउ, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। जैसा कि ओलंपिक गेम में हमारे देश की बेटियों ने परचम लहराना शुरू कर दिया है, और पहली बेटी जिसने मीराबाई चानू विंस सिल्वर इन वेटलिफ्टिंग एट टोक्यो ओलंपिक। 21 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भारत को पदक मिला है। तो मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत लिया है। सी हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन ए मेडल फॉर इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है 49 किलोग्राम यह कैटेगरी कर्णम मल्लेश्वरी का भी था। 69 किलोग्राम में कांस्य पदक 2000 सिडनी ओलंपिक में जीती थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने 49 कैटेगरी में टोटल 202 किलोग्राम भार उठाया था। तो इससे पहले 2000 में सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने किया था यह काम। अब जो है इसमें इनकी उपलब्धियां थोड़ा जान लीजिए। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हुए थे, 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर जीता था। इसी तरह से 2016 में गुवाहाटी
की 12वें साउथ एशियन गेम में गोल्ड जीता है, 2017 के वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन में गोल्ड जीता है, 2018 के कॉमनवेल्थ में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, और 2020 का इसको 49 कर लीजिएगा, तो इन्होंने 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। तो यानी पहला पदक आ गया है भारत की तरफ से। और थोड़ा सा इनके बारे में और जान लीजिए कि इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। इनकी जो कोच हैं कुंजू रानी देवी हैं, और यह मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इन्हें पद्म श्री 2018 में और 2018 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे है। एक मूवी आई थी गुड न्यूज, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो है यही है आईवीएफ तकनीक से जो जन्म लिया था, पहली बेबी थी 1978 में लुइस जॉय ब्राउन। तो इसीलिए 25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑन दिस डे वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ बेबी वाज बोर्न। तो यह एम्ब्रायोलॉजिस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन आईवीएफ क्लिनिक। तो यह जो है दे हेल्प इन मेकिंग बेबीज हैपन, और वी कैन से दैट क्रिएटिंग लाइफ इन देयर हैंड्स। तो यह जो है ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग मुगल पीरियड चल रहा है, रोज एक शासकों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे जहांगीर का। तो इनके जो है इनके काल को पेंटिंग यानी गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है जहांगीर के बारे में कि अगर 2-3 व्यक्ति मिल करके अगर पेंटिंग को बनाया है, तब भी वो बता देंगे कि किसने क्या बनाया है, और क्या इसमें जो मान लीजिए कोई चित्र है किसी घर का है या किसी जानवर का बताया जाता था, तो वह बता देते थे, इतने जानकार थे। तो जहांगीर का जो पूरा नाम है मिर्जा नरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, बट ही वॉज नोन बाई हिज रॉयल नेम जहांगीर। और इनका जन्म जो हुआ था 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, हरका भाई के गर्भ से यह हुआ था। तो इट वॉज ओरिजिनली नेम्ड सलीम आफ्टर द नेम ऑफ सलीम चिश्ती, इसीलिए इनका नाम सलीम रखा गया था। अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहते थे। और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद ही यह जो है बादशाह गाजी के नाम से शासक बने, और 1606 में खुसरो के विद्रोह का सामना इनको करना पड़ा। तो यह इन्हीं का बेटा था। तो यह जो है तो जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन, ये भी त्योहार जो होता है इन्होंने ही स्टार्ट, कह सकते हैं कि पहली बार इन्होंने 1612 में किया था। तो इनका नाम लिया जाता है। जहांगीर जो है जैसे दीपावली के दिन जुआ खेलने की भी इजाज़त दे दी थी, ब्राह्मणों व मंदिरों को खूब दान दिया करता था, और जहांगीर के समय में सूरदास को भी आश्रय दिया गया था, सूर सागर की रचना उन्होंने की थी। और दोस्तों इनके समय में विदेशी जो आए थे, विदेशी के बारे में ध्यान रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, 1608 में सूरत पहुंचा था। इसी तरह से विलियम फिंच, इसको तो सलाहकार तक बना लिए थे, यह 1607 में आया था। पालकोनग जो है 1612 में आया था। विलियम एडवर्ड 1615 में आया था। कैप्टन निकोलस डॉन यह गुजरात के तट पर उतरा, और फिर निकोलस वॉशिंगटन यह 1614 में आगरा में आया था, इसने सती प्रथा का भी जिक्र किया है। इसी तरह से विलियम फिंच ने भी अनारकली का जिक्र किया था। तो यह जो है यह महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और सर थॉमस रो 1615 में गुरु पादरी एडवर्ड टेरी के साथ आया था, और फ्रांसिस्को पेल्सार्ट 1620 में आया था। और दोस्तों जहांगीर के 5 बच्चे थे, जैसे खुसरो मिर्जा, खुर्रम मिर्जा, परविज मिर्जा, शहरियार मिर्जा, जहांदार मिर्जा। तो इस तरह से 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी हुई। करीब 20 से ज़्यादा इसकी शादियां हुई थी। तो यह मानबाई से हुई थी, याद रखना। और जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के जन्म के समय मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाही बेगम की उपाधि दी थी। इन द ईयर 1586 जहांगीर मैरिड उदय सिंह डॉटर जगत गोसाई। तो यह जगत गोसाई से इन्होंने, जिससे खुर्रम पैदा हुआ, याद रखना। यही बाद में शाहजहां के रूप में मुगल सिंहासन पर बैठा, और इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यह जो है जैसे पहले ये जो शादियां भी होती थी ना, तो जिस राजनीतिक शादियां भी बहुत हुआ करती थी, जो भी क्षेत्र अपने में विलय करते थे तो उनसे विवाह कर लिया करते थे। तो यह सब घटनाएं मुगल काल की रही हैं। और जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। इन 1626 नूरजहां बिल्ड द
tomb of Atmaud-Dawla. For the first time, Pitradura was used in this. और जहांगीर के started the autobiography तुझके जहांगीरी, बहुत बुद्धिमान था, सारे विषयों का ज्ञान था इसे. The credit of completing it goes to मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया था. और खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी. और नुसरत की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी. याद रखना, सेंट का आविष्कार असमत बेगम ने किया था, नूरजहां की मदर. तो इन सारी बीबियों में सबसे ज्यादा वो नूरजहां को ही चाहते थे. तो इस तरह से इत्र, जैसे कन्नौज उत्तर प्रदेश का है ना, तो उसे इत्र नगरी कहा जाता है. जहांगीर डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1627 इन भीमवार. ही वॉज बरीड एट शहादरा, यानी लाहौर में उसको वहीं पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया. तो ये रहा संक्षिप्त में जहांगीर के बारे में. अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं. आज उत्तर देने वालों में हैं जेबुन्निसा अजमेरा, निधि राठौर, मिली, विनोद जायसवाल, अभिषेक यादव, अनु धामा, मुस्कान हरुण शेख, पूर्णिमा जायसवाल, प्रतीक गंदोत्रा, राजकुमारी देवांगन, तोहफा शबा तस्कीन, अनुज कुमार, संदीप यादव, दिव्यांशी सिंह, साई तेजा डुग्गी. इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं. अब आते हैं आप लोगों का पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष. विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिलिकॉन वैली. भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. यानी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए पहला जो गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला देश कौन है? फिलीपींस, थाईलैंड, भारत या इंडोनेशिया. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रिसेंटली इन विच अफ्रीकन कंट्री डिड यूएस फोर्सेस कंडक्ट एन एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. यानी हाल ही में अमेरिकी बलों ने किस अफ्रीकी देश में अल शबाब चरमपंथी समूह के खिलाफ हवाई हमला किया है? केन्या, सोमालिया, सूडान या नाइजर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ निकारागुआ? बेल्मोपेन, मानागुआ, निकारागुआ सिटी, सैन होजे. हालांकि कई जगह सान जोन्स लिखा रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे, सान जोस. अब बढ़ते हैं, इन विच ईयर द राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड? 1987, 88, 90 या 1992. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्टेड? 15, 16, 17 या 18. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय बिमल जालान? द इंडिया स्टोरी, इंडिया देन एंड नाउ, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, इंडिया अहेड. यह इनमें से बताना है कौन सी नहीं लिखा है इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीराबाई चानू इज फॉल्स? यानी मीराबाई चानू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सी हैज रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2018, वॉन गोल्ड मेडल इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम. 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता. और वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रियो ओलंपिक्स. 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीती थी. एज वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2020 में चल रहा है, टोक्यो में इन्होंने सिल्वर. तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे ऑब्जर्व? 22 जुलाई, 23, 24 या 25 जुलाई. एंड लास्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर. इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा. आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा. और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों.